Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बात करेंगे। इसमें हम जनरल डिस्कशंस करेंगे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम आम तौर पर MOT के तौर पर लिखते हैं। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड इन 1927। इस थ्योरी को 1927 के अंदर 4 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रेडरिक हुंड, इसके साथ रॉबर्ट मुलिकान, इन 2 साइंटिस्ट का इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए सम बुक्स में हुंड मुलिकान थ्योरी भी इसको कहा जाता है। सम बुक्स में सम रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर आपको ये हुंड मुलिकान थ्योरी के तौर पर भी रेफर्ड हुई नज़र आएगी। तो कहीं पे अगर हुंड मुलिकान थ्योरी की बात आए या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी की बात आए या एक और वर्ड है जो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, LCAO अप्रॉक्सीमेशन, ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। तो कहीं भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए LCAO अप्रॉक्सीमेशन क्या है तो उसकी वही बात होगी, वही कॉन्सेप्ट होगा जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर ये बाकी वर्ड्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो लिहाजा हमने इसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है। लेकिन चूंकि आपसे पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड है, तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें LCAO अप्रॉक्सीमेशन, अब इस बात को भी क्लियर कर लें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCO की पूरी फॉर्म बनती है। ठीक है, और हुंड मुलिकान, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि 1927 के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद फौरन बाद इस थ्योरी को प्रपोज किया गया। अब इस पर भी हम बात करेंगे, इस थ्योरी को प्रपोज करने की वजह क्या पेश आई, VBT के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे जिनकी बेस पर इस थ्योरी को प्रपोज करने की वजह पेश आई, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि 1927 में 4 साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली एफर्ट करके इस थ्योरी को प्रपोज किया और उनमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चूँकि इन 2 साइंटिस्ट का, फ्रेडरिक हुंड और रॉबर्ट मुलिकान का। ठीक है, तो इसीलिए हम इस थ्योरी को हुंड मुलिकान थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपने अपने जहन में फिलहाल रख लेने हैं। अब आते हैं इस थ्योरी के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक को देखें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिस्कशन की हुई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर आप देखो तो वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है इन टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब वहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जब भी कोई से 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे या कोई भी एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो उनके 2 ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन होंगे और एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा और वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये आके ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दिस शुड बी डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, कब? अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दिस ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक। क्यों? कि जितने भी इसके
एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, उन सारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो बॉन्ड बनाने के बाद पेयर अप हो जाएंगे। जब किसी भी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएं तो उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, और जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो रिपेल होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। जो मैग्नेट की तरफ ना जाए, मैग्नेट से अवे जाए, मैग्नेट उसे रिपेल करे, तो दैट विल बी कॉल्ड डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। लेकिन यहां पर ये बात है कि एक्सपेरिमेंटली, ये तो हमने बात की वीबीटी की, कि वीबीटी हमें ये बात कहती है, लेकिन हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली O2 हैज ऑब्जर्व्ड पैरामैग्नेटिक। अब यहां पर यह बात उस बात की कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके अगेंस्ट जा रही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है कि इस ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली लिक्विड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें तो दैट इज पैरामैग्नेटिक, दैट शो अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, मैग्नेट के पास उसको लेके जाएं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए 1927 ही के अंदर इन साइंटिस्ट ने, जिनका अभी हमने जिक्र किया, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके साथ कुछ और बातें भी हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अक्सर जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एमओटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बात आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसी के एप्लीकेशन के तौर पर भी ये क्वेश्चन आता है, ये नाइट्रोजन का आता है लेटर ऑन, जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में याद रखनी चाहिए, इन केस अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री में आपने इस चीज़ को मेंशन करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स पे, उसके मेन पोस्टुलेट पे कि हाउ इट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है। देखिए, मेन पॉइंट्स या आप इसे कह लो मेन पोस्टुलेट। सबसे पहली बात देखिए, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा था LCAO अप्रोक्सीमेशन। According to this approximation, whenever two atoms combine together to form a molecule, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के दौरान कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और कंबाइन होके नए तरह के ऑर्बिटल बना देंगे। वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये पहली बात है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, कि अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो हैं तो दो मॉलिक्यूलर बन जाएंगे, तीन है तीन मॉलिक्यूलर बन जाएंगे, चार हैं चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। अब दो का मतलब ये एक एटम है उसके दो ऑर्बिटल हैं, दूसरे के भी दो हैं, टोटल कितने हो गए, चार। तो जो नए बनने हैं वो भी चार बनने हैं। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जितने भी कंबाइनिंग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे और उन नए ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपने क्लियर करना कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फर्क है। एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
चूंकि यहां पर ये वर्ड आ गया तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए पहली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंपल अल्फाज में मतलब आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल अराउंड वन एटम, ऑर्बिटल अराउंड वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन हाइड्रोजन एटम है, इसका जो ऑर्बिटल होगा 1s है, वो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा कि एक ऐसा ऑर्बिटल जो मोर देन 1 एटम्स के अराउंड हो। यहाँ पे मोर देन 1 एटम से मुराद हमारी ये होनी है कि द ऑर्बिटल विच इज सराउंडेड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जो 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई के अराउंड हो, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो ऑर्बिटल अराउंड 1 एटम और 1 न्यूक्लियस, एक ऐसा ऑर्बिटल जो एक न्यूक्लियस के अराउंड हो वो एटॉमिक होगा, और ऑर्बिटल अराउंड मोर देन वन न्यूक्लियाई, अब उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, दैट मे बी 2, दैट मे बी 3, दैट मे बी 4। जब भी कोई भी ऑर्बिटल एक से ज्यादा न्यूक्लियाई को सराउंड करे हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी एटम बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उनके ऑर्बिटल या न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हो जाते हैं। तो इन दैट केस जो नए ऑर्बिटल बने होंगे वो जितने भी न्यूक्लियाई उस मॉलिक्यूल में मौजूद है उनके अराउंड्स होते हैं, तो उन ऑर्बिटल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पहला पॉइंट है इस थ्योरी का और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये और इसके बाद वाला जो है ये असल इस सारी थ्योरी के जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे, जो प्रैक्टिकल्स करेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में आपने जहन में बात रख ली कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें से कुछ की एनर्जी ज्यादा होनी है, कुछ की एनर्जी कम होनी है। अब हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, दूसरा पॉइंट इसका क्या बना कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लिए मैं MO का वर्ड यूज करता हूं, ठीक है। हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी। अब ये बात भी याद रखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले होंगे उन्हें कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पहली बात, ठीक है, कि ऐसे ऑर्बिटल जो कंबाइन होने के बाद लो एनर्जी में चले जाएंगे उनको हमने कहना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनके लिए याद रखना जो सिंबल है उसको हैजेट रिप्रेजेंट करना है। जैसे होगी फॉर एग्जांपल एक एस है और दूसरे का भी एस है, 2 एस ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, उसको हम कहेंगे सिग्मा 1s सिग्मा 1s, ठीक है। अब सिग्मा 1s अगर बॉन्डिंग है तो उसको हम सिंपल उसी तरह से लिखेंगे, उसके सिंबल के ऊपर कोई साइन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली जैसे उसके एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है वही मॉलिक्यूलर में होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी, और ये हायर एनर्जी वालों को हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाफ की एनर्जी कम, हाफ की एनर्जी ज्यादा। जिनकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी ज्यादा वो एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम वर्ड जो सिंबल होगी उनकी उसके ऊपर स्टार का साइन लगाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर या इसके साथ आप क्या लिखें, एंड आर
represented by an asterisk sign। अब कौन सा asterisk sign? सिग्मा है तो सिग्मा 1 ऐसा अगर, तो इसके साथ हम यूं स्टार लगाएंगे। दिस स्टार शोज दैट दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एंटी बॉन्डिंग। तो ये बात आपने दूसरे पॉइंट की याद रख लेनी है कि जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें हाफ लो एनर्जी में चले जाएंगे, हाफ हाई एनर्जी में चले जाएंगे। जो लो एनर्जी में जाएंगे उनको हमने कहना है बॉन्डिंग, और जो हाई एनर्जी में जाएंगे उनको कहना है एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग की सिंबल के साथ आपने स्टार का साइन ऐड करना है। ठीक है, ये इसका पॉइंट नंबर 2 हो गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट देखना है जो हमें मुख्तलिफ ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आपने ये बात देखनी, हम क्या कह रहे हैं, नंबर 3 पॉइंट जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी का क्या ऑर्डर है उस पर बात करते हैं। यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है जो अक्सर जगहों पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हमारे पास 2 डिफरेंट तरह की एनर्जी ऑर्डर है। एक है 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि फॉर 14 इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है उनमें ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर क्या होना है। तो याद रखिए सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, उसके बाद एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s की। ठीक है, उसके बाद एनर्जी है सिग्मा 2s, उसके बाद है सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब यहां से आगे याद रखना है कि इन केस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 14, सिग्मा स्टार के बाद जो हाई एनर्जी वाला होना है या लो एनर्जी वाला होना है वो हो गए पाई 2py। और ये भी याद रखना जो पाई ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी यहां पर सेम होनी है, इज इक्वल टू पाई 2py। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने जहन में रखनी है कि इन दिस केस, यहां पर इसके केस में कि जो पाई 2py है इसकी एनर्जी इक्वल है, सॉरी यहाँ पे मैंने z लिखना भूल गया, पाई 2pz की। ठीक है, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट होना है वो होगा सिग्मा 2px। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन आपके पास आ जाएगा पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। और उसके बाद जो आना है यहाँ पे हमने एनर्जी ऑर्डर ये इस तरह से, ये ऐसे, इसके बाद फिर ये और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो यहाँ पर से अगर आपसे कोई पूछ ले हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होना है तो वो 2px होना है और सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो इसको आपने जहन में रखना है। ये कब के लिए है, 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, अब आते हैं ऐसे सिस्टम जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सिस्टम जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो वहां पर क्या करना है। वहां पर देखिए, याद रखिए यहां तक कि ऑर्डर ऐसे ही है, सेम है, हैज इट इज है। ठीक है, 2s तक। इस 2s के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पीछे वही है उसी तरह से एज इट इज है, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद होना है सिग्मा स्टार 2px। यहां पर क्या था, बाद में था, यहां पर पहले है, इसके बाद वही आ जाएगा फिर पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz। इसके बाद
पाई स्टार 2p, y पाई स्टार 2p, z यहाँ पे 2 होगा, और फिर फाइनली सिग्मा स्टार 2p x। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है जो आपने याद रखना। अब अक्सर आप में से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि सिग्मा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा, पाई, इनका क्या मतलब है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई से दो ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप करेंगे वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं तो आप इससे पिछला टॉपिक यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप चेक कीजिए, वहाँ पर पाई और सिग्मा की डिटेल डिस्कशन की गई है। ठीक है, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जब भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्डर्स में जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल होते हैं, यानी कि आपो प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे। तो हमारे पास रूल नंबर 5 है या 4 है, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन रूल्स फॉलो होगा उसी तरह से। ठीक है, दूसरा हमारे पास पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह से तीसरा रूल क्या है, आपो प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो होने, ये तीन रूल्स हम फॉलो करके किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। वो एग्जांपल्स पे बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। वो हमें यहाँ से वैलेंस इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलेगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom are called bond order. Number of bonds formed by an atom is called bond order. और bond order का फार्मूला क्या है उसको आप देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का आपने बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड करना है, ये बताना है कि उसमें टोटल बॉन्ड्स एक एक एटम ने कितने बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो आपको नहीं पता कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे के साथ कितने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो वो फिर हम इस तरह से बताते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे ही हम इन इस थ्योरी से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अब तक इन पॉइंट्स में आपको किसी बात में कोई कन्फ्यूजन है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी।
इसके बाद इसी थ्योरी के हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको नए लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल लेकर इसके हर पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बेसिक इंट्रो की बात की, इसके पॉइंट्स की बात की, इसको आप अच्छी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिए, ताकि फिर जब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर पे हम एग्जाम्पल्स की बात करें वहाँ पे आपको किसी बात तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।